नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसाल खान। 12 से 2 पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। खास मेहमानों का पैनल इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। दिन की बड़ी सियासी खबरों को डिकोड करने के लिए आपका परिचय करा देते हैं। विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर चंद्रचूड़ सिंह, हमारे साथ स्टूडियो में राकेश शुक्ला जी और मुकेश केजरीवाल मौजूद है। बहुत स्वागत आप सभी का। दिन की बड़ी सियासी खबर जिससे आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश में नायडू सरकार का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है इस वक्त। शाम को ओडिशा में पहली बीजेपी सरकार का शपथ होना है। विजयवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय मौजूद हैं और शाम को वो भुवनेश्वर पहुंच जाएंगे। लेकिन इससे पहले जरा अमेठी की जिस तरीके की हलचल देखने के लिए मिल रही है, सियासी सुगबुगाहट जो है उसी को लेकर राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्होंने कर दिया बड़ा अटैक। जी, राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ जाती तो वाराणसी का नतीजा कुछ और होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रियंका गांधी 2 से 3 लाख वोटों से हरा देती वाराणसी से। ये राहुल गांधी का कहना है। राम मंदिर बनाया, उसमें इनॉग्रेशन में एक गरीब व्यक्ति आपने नहीं देखा होगा, तो जवाब अयोध्या की जनता ने भी दिया है। और सिर्फ अयोध्या में नहीं भाइयों और बहनों, सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। वाराणसी में पीएम मोदी के खिलाफ लड़ने वाले अजय राय का भी बयान सामने आया है। हम सभी ने प्रियंका गांधी से लड़ने का अनुरोध किया था। प्रियंका गांधी अगर लड़ जाती तो मुकाबला और दिलचस्प हो जाता, ये कहना है अजय राय का। प्रियंका गांधी 3 लाख वोटों से जीत जाती, ये दावा कर रहे हैं अजय राय, जो इस बार वाराणसी में रनर अप रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि अगर प्रियंका जी लड़ जाती बनारस से तो 2-3 लाख से जीतती, मोदी जी हार जाते। आपने भी तो पसीना छुड़ा ही दिया है। नहीं विशेष जी, सबसे बड़ी बात मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि हम सब लोग कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता के रूप में जो पार्टी का निर्देश हुआ उसका पालन किया है। हमने तो बहुत पहले ही प्रियंका जी से कहा था, आपको याद होगा, कि आइए बनारस लड़िए, यहाँ का एक कार्यकर्ता साथ खड़ा है और निश्चित तौर से आपको हम सब लोग मिलकर चुनाव जिताएंगे। अच्छा, आपको लगता है कि जो दावा है कि अगर प्रियंका लड़ती तो बहुत कठिन मुकाबला होता प्रधानमंत्री की? अब वो निश्चित तौर से हम लोगों ने उनसे निवेदन किया था, आग्रह किया था, वो लड़ती तो मैंने कहा ना कि पूरी पार्टी और सारे लोग, एक उनका नाम और हम सब लोग की ताकत मिलकर निश्चित तौर से मोदी को हरा कर हम भेजते हैं। 400 पार से नुकसान हुआ भाजपा को? अरे ये सब तीनों नारा तो गिर गया उनका। 400 पार, 80 में 80, 10 लाख पार। बनारस में कहा था 10 लाख पार जाएंगे, उत्तर प्रदेश का 80 में 80, देश में कहा 400 पार। सब समाप्त हो गया, काम खत्म हो गया। तो ये जो राहुल गांधी ने बयान दिया है, इसके बाद सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। बीजेपी की तरफ से पार्टी के महासचिव हैं दुष्यंत गौतम, उनका बयान सामने आया। कह रहे हैं सपने देखने का हक तो सबको है। प्रियंका ने नारा दिया था लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो फिर चुनाव लड़ा क्यों नहीं? ये सवाल पूछ रहे हैं दुष्यंत गौतम। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर प्रियंका गांधी बनारस लड़ती तो प्रधानमंत्री भी चुनाव हार जाते। सपना देखने के लिए कोई मना कोई करता है? सपना देखना चाहिए, सोचना चाहिए। वो पहले देखे कि अमेठी से क्यों भाग गए थे, फिर अमेठी को छोड़ के फिर रायबरेली से क्यों लड़े आप? इसलिए ऐसे सपने देखते रहना, जानते नहीं है क्या उसको? बेटी हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। किससे लड़ी वो? कहाँ से लड़ी वो? लोगों ने तो कहा था लड़ ले, नहीं लड़ी। तो ऐसे सपने देखना मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है। मोदी जी जन नेता हैं। आज बनारस जो दिखाई देता है, इतनी ऊंचाई पे बनारस दिखाई देता है, सारी सुविधाएं, एक मॉडल बनारस के रूप में खड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि भ्रमित करने वाले लोग सपना ही दे सकते हैं और मोदी जी को चुनौती नहीं दे सकते। दुष्यंत गौतम जी थे जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सपना देखने में कोई बुराई नहीं। कैमरामैन सुनील के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज, दिल्ली। देखिए, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो बयान दिया, लगभग वैसा ही बयान गाजीपुर सीट से चुनाव जीत कर आए हैं सांसद अफजाल अंसारी, उनकी तरफ से भी दिया गया। अफजाल अंसारी कह रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये तो संभाल लिया,
वरना मोदी भी चुनाव हार गए होते। मोदी जहां से चुनाव लड़े उसके आसपास की सभी सीटें बीजेपी हार गई। अरे भैया, संभाल दिया योगी आदित्यनाथ ने। मोदी का जादू खत्म हो चुका है। आप बताओ, मोदी जहां से चुनाव लड़े, बगल में चंदौली नहीं बचा, गाजीपुर नहीं बचा, मछली शहर नहीं बचा, 3 तरफ से बनारस घिरा हुआ है, तीनों सीट हार गए। अंतिम चरण में योगी आदित्यनाथ ने बनारस में आकर के एकदम खूंटा गाड़ करके इस बात का प्रयास कर दिया और अपने लोगों को तेज किया कि किसी भी सूरत से मोदी जी को जिता देना है। और नहीं, यकीन मानिए, मोदी जी भी चुनाव हार गए होते अगर इतना मजबूती से योगी आदित्यनाथ लगे। ये तो सीधे जरा हम लोग कर लेते हैं। हमारे सहयोगी वीरेश पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जरा समझते हैं। ये जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं वीरेश, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे उल्टी गंगा सी बहती हुई नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में। मतलब एक तरफ राहुल गांधी वहां पहुंच रहे हैं और वो वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार को लेकर दावा कर रहे हैं कि अगर प्रियंका लड़ जाती चुनाव तो जी मोदी जी को हरा देती। और दूसरी तरफ देखिए आप, उल्टी गंगा यहां पर भी बह रही है कि जो अफजाल अंसारी साहब हैं वो योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं। वीरेश, देखिए, एक्चुअली जो अफजाल अंसारी कह रहे हैं वो बुलडोजर का मुंह मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि अब बुलडोजर बहुत हो गया, मऊ और गाजीपुर में चल गया। अब बाबा का जिस तरीके से उन्होंने महिमा मंडन किया है, महिमा मंडन किया है, वैसे में लगता है कि भाई जब बुलडोजर अब मुख्तार के बाद जरा धीरे कर दीजिए और दूसरी तरफ घुमा दीजिए। और दूसरी तरीके से उनका यह है कि दोनों के बीच में, मोदी, योगी, अमित शाह के बीच में किसी तरीके से मतभेद करने की अगर कोशिश है तो उसे और भी बढ़ा दे। और रही बात राहुल गांधी की, तो मैं वाराणसी में मौजूद था जब राहुल और अखिलेश की सभा हो रही थी। उस दरमियान भाषण देते हुए अखिलेश ने भी कहा था कि एक सीट छोड़कर हम बाकी सब जीत रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि हमारे अजय राय भी जीत सकते हैं, यानी उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अजय राय जीत सकते हैं। लेकिन जो परिणाम अप्रत्याशित आया है और विपक्ष की का जो हौसला बुलंद हुआ है, उसके बाद अब ये सारे बयान आ रहे हैं। क्योंकि विपक्ष ने ये सोचा भी नहीं था कि वाराणसी की जनता, जो प्रधानमंत्री ने 10 साल का विकास वहां किया है, उसका ये सिला देगी। अगर ये देती, अगर इन्हें ये हौसला होता, अगर इन्हें भरोसा होता तो ये चढ़कर चुनाव लड़ते। और जब चढ़कर चुनाव लड़ते तो ये अफसोस नहीं होता कि प्रियंका लड़े, क्योंकि प्रियंका के लड़ने की बात थी। और अजय राय ने कहा कि हम सबने आग्रह किया था। इस तमाम जानकारी के लिए तो देखिए किस तरीके से वीरेश पांडे कह रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं बिटवीन द लाइंस देखना पड़ेगा। वो डर कर योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए अफजाल अंसारी सुनाई पड़े, और साथ ही साथ अब जबकि नतीजे आ गए हैं तो फिर इस बात का कोई मतलब बचता नहीं कि अगर प्रियंका गांधी लड़ जाती वाराणसी से तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो मात दे देती। खैर, सवाल जिस पर अब हम चर्चा करेंगे, वाराणसी का मैंडेट, और महत्वपूर्ण यह हो जाता है मोदी क्यों टारगेट। देखिए, ये जो कहा जा रहा है कि साहब अगर लड़ जाती तो मोदी को हरा देती, तो इसमें तो पलटकर वही बात जो अभी वीरेश भी कह रहे थे कि लड़ने की तो आपने हिम्मत दिखाई नहीं और अब आप हार का डर दिखा रहे हैं, तो वो बयान तो बेबुनियाद सा नजर आता है। लेकिन ये वाराणसी के मैंडेट के जरिए नरेंद्र मोदी को जो टारगेट किया जा रहा है, इसके पीछे की रणनीति आपको क्या लगती है राकेश शुक्ला जी? देखिए, राहुल गांधी के बयान को अगर मगर से जोड़ के नहीं देखना चाहिए, बल्कि उनका बयान देखिए कि ये कुल मिला के जो मतदाता उनके साथ जुड़ा है लोकसभा चुनाव में, उसकी पेशबंदी है। वो उस डगमगाए हुए मतदाता को कांग्रेस के साथ जोड़ के रखना चाहते हैं, कंसोलिडेट कर रहे हैं जी। और इसमें देखिए कि एक नई तरह की राजनीति की विधा तैयार हुई है उत्तर प्रदेश में। यदि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों अपने अपने मतदाताओं के डिगे हुए विश्वास को स्थिर कर लेते हैं तो इसमें सबसे बड़ा खतरा होगा क्षेत्रीय दलों का। और जो क्षेत्रीय दल वहां पे अपना एक किला बना के चल रहे हैं वो ढह जाएगा, क्योंकि कांग्रेस भी मजबूत होगी, भारतीय जनता पार्टी भी मजबूत होगी। तो पहली बार कांग्रेस पूरे फॉर्म के साथ उत्तर प्रदेश में दिख रही है। पिछली बार आरोप लगा था कि राहुल गांधी हारने के बाद उत्तर प्रदेश कुल 5 साल में 3 बार गए, लेकिन चुनाव नतीजों के बाद ही राहुल गांधी वहां सक्रिय हुए। टारगेट बनाया जा रहा है नरेंद्र मोदी जी को, और कुल मिला के जो वोट आया हुआ, चाहे वो बसपा का वोट हो, सपा का वोट हो, वो चाह रहे कि ये वोट हमारे पास
टिक जाए। ठीक है विजय जी, ये 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से लड़ते हैं तो करीब 56% वोट लेकर जाते हैं। 2019 में वो मार्जिन और बढ़ाकर करीब 64% वोट, और फिर 2024 में वो 2014 से भी कम आ जाता है, करीब 54% वोट जो उनके खाते में जाता है। तो अजय कोई नहीं, ये संदेश देने की यहां पर राहुल गांधी की तरफ से कोशिश की जा रही है इस सियासी घेराबंदी के जरिए। देखिए, इतना बड़ी एक तरह से उनको सफलता मिली, कामयाबी मिली कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में, जो 1 से 6 सीटों पर बढ़ गए, तो एक आपका पूरा दावा है, बातचीत है, सब कुछ कॉन्फिडेंस है, वो बढ़ जाता है। और ये भी बात ठीक है कि प्रियंका गांधी को कहा गया था कि वो वाराणसी से चुनाव लड़ें, लेकिन वो हार के डर से नहीं लड़ी थी। लोगों ने कहा कि भाई पहला चुनाव है, वो भी हार जाएंगे तो मुश्किल होगा, और क्योंकि प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ना संभव नहीं लग रहा था उनको, और इसीलिए अजय राय जो फिर तीसरी बार चुनाव लड़ रहे थे, उनको मौका दिया गया और अजय राय ने अच्छा चुनाव लड़ा, और 3 लाख वोट कम हो गए वाराणसी में प्रधानमंत्री जी के, तो इसलिए ये बनता है। लेकिन रायबरेली को लेकर मैं एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ प्रधानमंत्री और रायबरेली से। आज की तारीख है 12 जून जी, आज से 50 साल पहले 12 जून 1975 को रायबरेली में ही इंदिरा गांधी ने जब चुनाव लड़ा था 1971 का, उसमें गलत तरीके से इस्तेमाल करने के प्रशासन पर उन पर फैसला आया था उनके खिलाफ, जिसमें प्रधानमंत्री की जो सदस्यता थी रायबरेली से वो चली गई थी। 12 जून 1975 को जगमोहन लाल सिन्हा जस्टिस थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, तो वो फैसला रायबरेली और रायबरेली से अब सांसद चुने गए हैं। लेकिन ये कुल मिलाकर बात है, शुक्ला जी की बात से मैं सहमत हूँ कि क्या ये जो पेशबंदी हो रही है कि जो वोटर मिला है उसको कैसे ताकत में बनाया जाए। वोट परसेंटेज भी बढ़ गया, 2% से 8% पे कांग्रेस को मिल गया है, तो विधानसभा चुनावों तक क्या वो बनेगा, और यदि वो ऐसा होता है तो क्या समाजवादी पार्टी से जो उनकी दोस्ती है, ये दो लड़कों की जो दोस्ती दोबारा हुई है 17 के बाद, वो बनी रहेगी। क्योंकि सबसे बड़ा खतरा भारतीय जनता पार्टी को नहीं है कांग्रेस से, समाजवादी पार्टी को खतरा होगा। अच्छा, अभी तक जब आम चुनाव होता था, 24 चुनाव होता तो ये माना जाता था कि साहब बीजेपी की रणनीति रहती है कि किसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मामले में सामने लाकर राहुल गांधी को खड़ा किया जाए, मोदी वर्सेस राहुल बनाया जाए, ताकि उसमें नरेंद्र मोदी का पलड़ा भारी हो और नुकसान कांग्रेस को हो रणनीतिक तौर पर। लेकिन क्या अब यहाँ पर कांग्रेस की रणनीति उल्टी होती हुई नजर आ रही है कि कांग्रेस की तरफ से अब सीधे अटैक नरेंद्र मोदी पर किया जा रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि जो ये पूरा आप कह रही हैं या जो विवेचना यहाँ चल रहा है, मुझे लगता है कि कांग्रेस का ये डिफेंसिव एक आर्ग्यूमेंट है। एक कहावत है कि इन रिट्रोस्पेक्ट एवरीबडी इज़ वाइजर, दृष्टांत में सब जो है वो विजडम से भर जाते हैं, बड़े होशियार हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर मगर से राजनीति चलती नहीं है, ये होता तो ये हो जाता, अगर ये होता तो ये हो जाता, तो प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ने से रोका किसने था? ममता बनर्जी ने कहा था कि चुनाव लड़ना चाहिए, अजय राय ने कहा था कि चुनाव लड़ना चाहिए। अगर वो चुनाव लड़ जाती, क्या होता नहीं होता ये तो बात का होता, लेकिन अगर वो चुनाव लड़ जाती और जीत जाती तो राहुल गांधी का क्या होता? समस्या तो ये है, समस्या ये है कि आप समझिए, अगर चुनाव वो लड़ जाती और वो जीत जाती, मान लीजिए ऐसा होता नहीं, पर अगर मान लीजिए ये हो जाता, तो फिर राहुल गांधी का क्या होता? तो मुझे लगता है कि ये जो माननीय शुक्ला जी ने कहा, ये बात सच है कि एक उनको एक अचानक लाभ मिल गया, और वो लाभ कई कारणों से मिला। अब उसको कंसोलिडेट करने की वो एक कोशिश कर सक रहे हैं, थोड़ी थोड़ी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। पर मैं आपको ये जरूर बताना ये जरूर चाहता हूँ कि राजनीति जो है जिस प्रकार से हुई है, वो एक चीज होना था वो हो गया। अब यहाँ से राजनीति फिर से करवट बदलेगी, और फिर से, और इसीलिए मुकेश केजरीवाल जी, सवाल ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो प्रोफेसर साहब यहाँ पर कह रहे हैं, ये कांग्रेस की डिफेंसिव अप्रोच यहाँ से नजर आ रही है, या ये कांग्रेस की अग्रेसिव अप्रोच यहाँ से नजर आ रही है कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब यहाँ से हम और घेराबंदी तेज करेंगे कि ये तो हमारी वजह से जीत गए, अगर हम उतर जाते मैदान में तो फिर ये जीत नहीं पाते। देखिए, इस एक बयान से मैं बहुत ये नहीं कह पाऊंगा कि इसके बाद कोई शिफ्ट है उनकी स्ट्रेटजी में। मोदी पे राहुल लगातार कई वर्षों से अटैक करते रहे, सीधे सीधे अटैक करने की कोशिश रहती। इस मामले में मुझे थोड़ी सी ये जरूर लग रहा है कि जो आपके उम्मीदवार थे उनके लिए उनको भी थोड़ा सा आप कहीं ना कहीं कम आंकने वाली बात है। और ये ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने पहले चुनाव में 75,000 वोट पाए, दूसरे में 1.5 लाख, और इस बार 4,60,000 वोट पाए हैं। इतना मैसिव उन्होंने इंक्रीज किया है। एक और बड़ी दिलचस्प बात इसमें जोड़ने जरूर चाहूंगा कि आज देखिए, अजय राय राजनीति में कब आए थे? जब उनके भाई की हत्या, ऐसा कहा जाता, आरोप लगता रहा, मुख्तार अंसारी ने की थी, तब वो राजनीति में आए 30 साल पहले। और आज मुख्तार अंसारी के भाई भी वही बयान दे रहे हैं जो अजय राय दे रहे हैं। ये राजनीति में एक बड़ा दिलचस्प
मोड़ आ गया है जहां पे ये दोनों लेकिन साथ आ भी नहीं सकते हैं उस तरह से, क्योंकि दोनों का बहुत, और वो राजनीति में आना और एक भाई की हत्या के लिए उन्होंने लगातार उसका हथियार उठाया, ऐसा भी कहा गया उन्होंने ब्रजेश सिंह को ज्वाइन किया। आज उनकी राजनीति की वजह से उनको लोग जान रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा बयान देके अजय राय के उम्मीदवारी को भी कम आंका गया। और ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर प्रियंका को लड़ना था तो लड़ना था, अब नहीं लड़ा तो ये कहना अजय राय का भी एक तरह से कहिए कि अपमान करना है, अपमान कहें या उनके कद को छोटा करना। बिल्कुल, जबकि वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो बीजेपी को 29 सीट का नुकसान हुआ, और सिर्फ पूर्वांचल ही नहीं, बीजेपी को उत्तर प्रदेश के हर रीजन में नुकसान उठाना पड़ा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 6 सीट का नुकसान हुआ है, और इस पर बीजेपी के हैवीवेट नेताओं संजीव बालियान और संगीत सोम, इन दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप की तलवारें खिंची हुई नजर आ रही हैं। जरा सुनिए। उम्मीद रखूंगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्होंने समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा पार्टी इस पर शायद ध्यान देगी। पूर्व सांसद जी ने एक प्रेस की है, प्रेस में एक आरोप लगाया है कि मुझे चुनाव संगीत सोम ने हरवाया है। चुनाव हराने और जिताने का विषय किसी के दिमाग में आता हो तो वो गलत है। क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता हूं, किसी कैंडिडेट के लिए काम नहीं करता। हारने का कारण माननीय मंत्री जी को खुद देखना चाहिए। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी सनुज शर्मा इस वक्त मौजूद है। सनुज, अगर मीडिया के सामने आकर इस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ तलवारें खींचेंगे तो पार्टी को मजबूत कैसे करेंगे? क्या पार्टी में कोई आला कमान, कोई हाई कमान नहीं है जो इनकी इस बयानबाजी पर रोक लगवाए? जी रोमाना, देखिए फिलहाल तो इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि दोनों एक दूसरे पर पूरी तरीके से हमलावर नजर आ रहे हैं, और अगर लखनऊ या दिल्ली से दोनों को कुछ कहा जाता है, दोनों के पेज टाइट किए जाते हैं, तो शायद लगता है कि इस तरीके से जो बयानबाजी है, दोनों की बयानबाजी ना देखने को मिलती। मुजफ्फरनगर जैसी पश्चिम उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण सीट है, और वहां से संजीव बालियान का हार जाना कहीं ना कहीं बड़ी तरफ इशारा कर रहा है, और ऐसे में अब संजीव बालियान खुलकर हार का ठीकरा जो संगीत सोम है उनके ऊपर फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मीडिया के सामने आना और इस तरीके से कहना कि जिन्होंने समाजवादी पार्टी को चुनाव खुलकर लड़ाया, इस वजह से मैं चुनाव हारा, और भी चुनाव के लिए उन्होंने बातें कही। और उसके बाद 24 घंटे के भीतर ही जो संगीत सोम है, बीजेपी के फायरब्रांड नेता कहे जाते हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन आरोपों को नकार दिया। उनका सीधा ये कहना था कि जो बुढ़ाना और बीजेपी के फायरब्रांड नेता संगीत सोम पिछली बार विधानसभा चुनाव में खुद हार गए थे, और इस बार संजीव बालियान मुजफ्फरनगर से लोकसभा चुनाव हार गए, वो भी तब जबकि मुजफ्फरनगर मतलब जाटलैंड, और जाटों की पार्टी कही जाने वाली आरएलडी के साथ बीजेपी ने गठबंधन भी कर रखा था। तो ऐसे में तो मंथन किया जाना चाहिए ना। मीडिया के सामने आकर इस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप का ये खेल, ये तो पार्टी को ही नुकसान पहुंचाएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एनएसजी अपना एक सेंटर खोल सकते हैं। फिलहाल प्रपोजल तैयार किया जा रहा है, अंतिम फैसला गृह मंत्रालय को लेना है, लेकिन एनएसजी का सेंटर खुल सकता है अयोध्या में। यह प्रपोजल है जो फिलहाल तैयार किया जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील अवधपुरी अयोध्या धाम, जहां श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रहता है, और ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर एनएसजी का सेंटर अयोध्या में खोलने के लिए प्रपोजल तैयार हो रहा है। क्या डिटेल्स सामने आ रही है नीरज? देखिए रोमाना, अभी तक जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार चूंकि राम मंदिर बहुत ही सेंसिटिव है और वहाँ पे भारी भीड़ देखी जा रही है श्रद्धालुओं को, कि ऐसे में एनएसजी अपना एक सेंटर वहाँ खोल सकती है। ऐसा एक प्रपोजल तैयार किया गया है। फिलहाल वो गृह मंत्रालय में भेजा गया है और अंतिम फैसला गृह मंत्रालय को लेना है। अभी तक उस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन ऐसी एक योजना है एनएसजी की। एनएसजी अपना एक वहाँ पर सेंटर खोल सकती है, क्योंकि कारण ये है कि अयोध्या और पास में ही बनारस दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अयोध्या में खोलने से उत्तर प्रदेश के आसपास के जितने भी बड़े धार्मिक स्थल हैं और जो सेंसिटिव इलाके हैं उनको कवर किया जा सकता है। ऐसे में अयोध्या में ये योजना है कि एक एनएसजी का सेंटर खोला जाए, ताकि अयोध्या, साथ में पास में ही बनारस और मथुरा, साथ में गोरखपुर, ये सारे जो बड़े धार्मिक स्थल हैं उन सबको कवर किया जा सके और ज़रूरत पड़ने पर विषम परिस्थितियों पर एनएसजी की सेवाएं ली जा सके। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हम अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। महाराष्ट्र से आ रही है, जहां मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक बड़ा बयान दे दिया है। चुनाव में 400 पार नारे से नुकसान हुआ, ये कह रहे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे।
आप जानते हैं 400 पार वाला नारा जो है वो बीजेपी की तरफ से दिया गया था, और अगर एकनाथ शिंदे ये कह रहे हैं कि चुनाव में 400 पार वाले नारे से नुकसान हुआ, तो मतलब ये तो सीधे सीधे कहा जाएगा कि एकनाथ शिंदे जो हैं वो बीजेपी की रणनीति पर ही सवाल उठा रहे हैं। एकनाथ शिंदे जो हैं वो बीजेपी को ही हार के लिए जिम्मेदार मान रहे हैं। विपक्ष ने इसे संविधान बदलने से जोड़ दिया, यह कहना है एकनाथ शिंदे का। कि इतने निर्णय उन्होंने लिए कि पिछले 50-60 सालों में निर्णय नहीं हुए थे, उतने निर्णय 10 साल में हुए। लेकिन क्या हुआ, इसके अंदर कुछ फॉल्स नैरेटिव सेट करने की वजह से ये कुछ जगह पर हमें नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में भी नुकसान हुआ है। संविधान बदलेंगे, ये होगा, रिजर्वेशन जाएगा, फलाना होगा, कुछ भी नहीं होने वाला था। लेकिन 400 पार वाला आंकड़ा जो है उसके वजह से लोगों के दिमाग में एकदम ऐसी बात हो गई कि ये सब आगे जाके कुछ गड़बड़ होगी। लेकिन मोदी जी को देश की सेवा करने वाले हैं। मोदी जी ने अपना जीवन जो देश को समर्पित किया है, और 10 साल में एक भी छुट्टी नहीं लेने वाला प्रधानमंत्री कौन है? तो उनका नाम नरेंद्र मोदी जी है। एकनाथ शिंदे को आप सुन रहे थे। देखिए, 400 पार वाला नारा जब बीजेपी नेताओं से पूछा जाता था तो उनकी तरफ से कहा जाता था कि हौसला बढ़ाने के लिए टारगेट तो हमेशा हाई रखा जाता है ना, लक्ष्य तो हमेशा ऊंचा रखा जाता है, इस वजह से ये नारा दिया गया है। लेकिन अब एकनाथ शिंदे को आप सुन रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इसकी वजह से कहीं ना कहीं हार हो गई। तो मतलब ये 400 पार वाला जो नारा है ये दाव उल्टा पड़ गया। राकेश शुक्ला जी, यदि जीत जाते और अच्छे अंक मिलते तो मुझे लगता है इस नारे की प्रासंगिकता को लेकर सब लोग गाना गाते कि ये नारा बहुत अच्छा था और उस नारे की वजह से ही हम जीत हासिल किए। लेकिन हार गए तो उसकी वजह बताई गई कि हारने का कारण ये था। ये सच्चाई है कि संविधान बदलने का प्रभाव महाराष्ट्र में जबरदस्त पड़ा है। वहाँ दलित समाज के बीच में एक मैसेज गया है कि यदि सीटें बढ़ गई तो भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल देगी। वहाँ दलितों का एक बड़ा वर्ग है, पढ़ा लिखा समझदार वर्ग है, उसके दिमाग में ये बात घुस गई विपक्ष की कही हुई कि संविधान बदल दिया जाएगा, और उसका भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन दल को नुकसान हुआ है। लेकिन ये कहना कि 400 पार का नारा पूरी तरह से नुकसानदेह था, तो मेरा ये मानना है कि यदि नुकसानदेह था तो शिंदे जी को पहले आकलन कर लेना चाहिए और गठबंधन दल को पहले रोक देना चाहिए कि आप टारगेट फिक्स मत करिए। हार जीत के बाद ये ठीकरा फोड़ना उचित नहीं है। सुर में सुर क्यों मिला रहे थे? तब क्यों कह रहे थे अब की बार 400 पार? सब जोर जोर से चिल्लाते हुए नजर आते थे, सुनाई पड़ते थे। विजय जी, देखिए, जीत और हार में यही फर्क होता है। जीत हो जाती जैसे शुक्ला जी कह रहे हैं, लेकिन इसमें एक बात महत्वपूर्ण है कि जो भारत में, महाराष्ट्र में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में ये हुआ, एकनाथ शिंदे क्या कह रहे हैं? एकनाथ शिंदे उस तरह से आरोप नहीं लगा रहे। वो कह रहे हैं कि इसके बहाने से फॉल्स नैरेटिव सेट किया गया। लेकिन ये फॉल्स नैरेटिव सेट करने का मौका विपक्ष को क्यों मिला? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस बात को शुरू किया। हेगड़े साहब को देखें, कुछ और नाम हैं जिन्होंने इस बात को चर्चा की। जब प्रधानमंत्री ने ये नारा दिया 400 पार का, तो उन्होंने कहा हम 400 पार हो जाएंगे तो हम संविधान बदलेंगे, और उसको विपक्ष ने पिक किया है। और ये पिक करके उस नैरेटिव को उन्होंने चलाया, और ये खासतौर से जो दलित है, पिछड़े लोग हैं, रिजर्वेशन से जितने जुड़े लोग हैं, उनको लगा कि ये संविधान बदलेंगे और रिजर्वेशन को खत्म कर सकते हैं। इसका नुकसान मोटे तौर पर हुआ ही है जी भारतीय जनता पार्टी को और उसके सहयोगी किया जाएगा ना कि साहब ये फॉल्स नैरेटिव बना ले जाने में अगर विपक्ष कामयाब हो गया तो आप उसे काउंटर करने में नाकाम क्यों हुए? इसकी जवाबदेही किसकी है? जो एससी समाज के लोग हैं, ओबीसी समाज के लोग हैं, वो विपक्ष पर ज्यादा भरोसा क्यों करते हुए नजर आए? सत्ता पक्ष पर वो भरोसा क्यों नहीं कर पाए? ये भरोसे की कमी क्यों हुई? इसकी जवाबदेही किसकी है? बहुत से सवाल हैं। इसी वजह से सिर्फ ये कह देना कि 400 पार का नारा और इस नारे की वजह से हम हार गए, ये हलक से उतरती नहीं है दलील। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताती हूं। केंद्रीय मंत्री हैं, शिवसेना शिंदे गुट के सांसद हैं, नाम प्रताप राव जाधव है। एबीपी न्यूज पर बड़ा बयान दे दिया है। जाधव साहब दावा कर रहे हैं उद्धव गुट के सांसद उनके संपर्क में। जिस दिन उद्धव गुट की पार्टी के 5 से 6 सांसद खुलकर सामने आ गए, उन्हें अपने साथ ले लेंगे, ये कह रहे हैं जाधव। हमारे साथ में प्रताप राव जाधव साहब हैं, शिवसेना के सांसद हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं मोदी सरकार में। जाधव साहब, आपने कार्यभार संभाल लिया है, पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी कार्यभार संभालने पे? लक्ष्य क्या रहेगा? स्वास्थ्य मंत्रालय राज्य मंत्री के नाते पदभार स्वीकारा, और आयुष का भी मैंने मंत्री के नाते वहाँ पर पदभार स्वीकारा है।
हमारे को, और ये बारी से भी जो पोर्टफोलियो दिया है तो अच्छे पोर्टफोलियो है। जी ने क्या कहा था आपसे उस दिन? मोदी जी ने यही बोला था कि आज आपको पूरे देश में काम करने का मौका मिला है, तो ज़मीन पे पैर रख के आप काम करो, लोगों में जाओ, घुलो मिलो और पूरी लगन से अपने जो भी अपने को का ड्यूटी मिलेगी, जो भी पोर्टफोलियो मिलेगा उसका काम करो। आखिरी सवाल ये है कि आपके शिवसेना से कुछ उद्धव ठाकरे के संपर्क में ऐसी भी चर्चा हुई है, ऐसा तो नहीं कुछ? ये देखिए, उद्धव ठाकरे गुट के ही सांसद हमारे और विधायक हमारे संपर्क में। क्या बात कर रहे हैं, उधर वाले इधर संपर्क में हैं? बिल्कुल, उधर वाले हमारे पास संपर्क में हैं। हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी परसों ये कहा था कि वो लोग संपर्क में हैं। और आपको ये समझ में आना चाहिए कि संजय राउत रोज़ सवेरे आके कहता है कि ये सरकार अस्थिर है, ज़्यादा दिन नहीं चलेंगी, 8 दिन में गिरेंगी, 15। तो इसका मतलब ये है कि वो जो उनके अशांत सांसद है, विधायक है, उनको रुकाने की कोशिश कर रहे हैं। 9 में से कितने अशांत हैं उनके? 9 में से लगभग बहुत सारे सांसद उनके अशांत है, लेकिन आपको मालूम है कि संख्या का आइडिया दे सकते? संख्या जो लगती है तो वहाँ से बाहर निकलने के 5 से 6 सांसदों की संख्या लगेगी। 5 से 6 अशांत हैं, इधर आना चाह रहे हैं। 506 सांसद जिस दिन भी खुलकर सामने आ जाएंगे वो हमारे में शामिल हो जाएंगे। आपके दरवाजे खुले हुए हैं? हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं। बहुत शुक्रिया। बात करेंगे प्रतापराव जाधव साहब हैं, बताते हुए कि क्या आगे का रोड मैप है। और बड़ी बात ये भी कह रहे हैं, संघ प्रमुख का जो विचार है वो कह रहे हैं मार्गदर्शक है, उनका विचार सर माथे हुए। कैमरामैन अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। प्रतापराव जाधव को आप सुन रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंट कह रहे हैं बस खुलकर सामने आने की देरी है। 5 से 6 सांसद आएंगे, उधर उद्धव गुट वाले, और उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि भाई इसी साल के आखिर में तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो महाराष्ट्र का बैटल ग्राउंड क्या देखने के लिए मिलेगा? टूट फूट का नेक्स्ट राउंड, एक और राउंड तोड़फोड़ वाली राजनीति की महाराष्ट्र में सामने आएगी, इंतजार करना होगा। रोमाना जी, कई दिनों से और कई महीनों से मैं इस शो पे आता हूं, पर मुझे लगता है कि ये जो आपने कैप्शन लगाया है ये इतना एप्ट है कि ये बैटल ग्राउंड नहीं, ये दरअसल नेक्स्ट राउंड है। और महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं और चुनाव के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी पॉलिटिकल पोस्चरिंग होगी, नए नए तरीके अपनाए जाएंगे। सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में, विशेषकर मराठवाड़ा वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर कुछ डेफिसिट हुआ। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी या जो ये गठबंधन था वो बहुत अच्छा नहीं कर पाई, और इसलिए फिर से रीअलाइनमेंट करने की कोशिश की जाएगी। और राजनीति में ये होता है, लेकिन उसकी शुरुआत किसी न किसी वक्तव्य से होगी, उसका कोई ना कोई आधार बनाया जाएगा। आपने शिंदे जी को सुना, उन्होंने कहा कि 400 पार, और जैसा कि हमारे बड़े भाई साहब शुक्ला जी ने कहा, शुक्ला जी ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपने वो नहीं सुना जो नीचे उन्होंने कहा कि मोदी जी जीत गए, या मोदी जी की तारीफें जो शिंदे जी कर रहे हैं। तो ये अभी इस प्रकार के पॉलिटिकल पोस्चरिंग होता है, और राजनीति में ये बिल्कुल ये पॉलिटिकल पोस्चरिंग जो हो रहा है मुकेश केजरीवाल जी, यहाँ पर इस बात को भी समझना होगा कि महाराष्ट्र में अभी बैटल ग्राउंड और वो नेक्स्ट राउंड जिसका इंतजार है, और महाराष्ट्र में एनडीए को बड़ा झटका लगा है, तो कहीं वो एनडीए की हार का ठीकरा सहयोगियों के सिर ना आ जाए। इसी वजह से यहां सीधे सीधे बीजेपी को एक कटघरे में खड़ा किया जा रहा है कि साहब वो 400 पार वाला जो नारा था ना, दरअसल वो बैकफायर कर गया, वरना हम लोग तो बहुत मजबूत हैं। यही अपनी जान बचाने के लिए इस तरीके की ये दलीलें गढ़ी जा रही हैं। काफ़ी हद तक मैं इस बात से सहमत हूं। देखिए कि एकनाथ शिंदे को काफ़ी ठीक सफलता मिली इस लोकसभा चुनाव में, उनके गुट की अच्छी सीटें आ गई। इसके बावजूद उनके मन में ये पीड़ा तो है कि एक एमओएस का पद, और देखिए महाराष्ट्र जैसे बहुत बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तुरंत भी नहीं बने, अनुभव भी हो गया। ऐसे धोखे धोखे में थोड़ा कोई बयान दे गए हैं, वो उन्होंने सोच समझ के मीडिया के सामने में सार्वजनिक मंच पे ये बात कही है। किस चीज की? मतलब एमओएस राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मिला है, और महाराष्ट्र की बार्गेनिंग तो आप देखिए ना, कितने विधायक है महाराष्ट्र में इनके, 40 विधायक के करीब हैं, और मुख्यमंत्री बने हुए हैं वहां पर, और क्या चाहिए इनको? लेकिन ये देखिए राजनीति में जैसे एक व्यक्ति कमजोर होता है, एक पार्टी कमजोर होती है, उप मुख्यमंत्री, उप प्रधानमंत्री, ये पद बने ही किस लिए हैं? ये बार्गेनिंग के लिए ही तो बने हैं। या कैबिनेट के जो इतने पद, एक दो सीटें जीतने वाले को अगर कैबिनेट दे रहे हैं तो उनके मन में तो इच्छाएं जगेंगी ही। और आगे अभी तुरंत चुनाव होने वाला है, और उनको लगता है कि हमारा प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है, जबकि जो अजित पवार गुट है, एनसीपी जो दूसरी थी उनकी अलाई, उसका परफॉर्मेंस उनके मुकाबले बहुत खराब रहा, तो उनकी जो महत्वाकांक्षाएं वो जगेंगी, और खुल के वो बयान देने लगे हैं। उनकी तरफ से उनके पार्टी के नेता सार्वजनिक तौर पे कह रहे हैं कि निशाने पर ले रहे हैं मोदी सरकार को, आप ये कह रहे हैं? निश्चित तौर पे ले रहे हैं।